2024 में एक तमिल बनेगा भारत का प्रधानमंत्री। क्या पीएम मोदी इस बार तमिलनाडु से भी सांसद बनेंगे? क्या सनातन का नेतृत्व इस बार दक्षिण भारत करेगा? चेन्नई को लेकर अमित शाह ने कुछ ऐसी ही रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि करुणानिधि ने 2 बार ऐसे मौके को गंवा दिया जहां तमिल से प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन इस बार गरीब परिवार के तमिलवासी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई 2024 में पीएम बनने जा रहे हैं? राज्य की द्रविड़ राजनीति ने उत्तर भारत को कभी दक्षिण भारत से जुड़ने नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने उत्तर और दक्षिण भारत को एक दूसरे से जोड़ने की मजबूत रणनीति बनाई है। पीएम मोदी ने जब से केंद्र में सत्ता संभाली है, तब से उन्होंने तमिल के संस्करण को बखूबी दुनिया के सामने पेश किया। चाहे वो 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए अपने भाषण में हो, 2019 में पारंपरिक तमिल संस्कृति में शी जिनपिंग का स्वागत करना हो, 2019 में ही यूनाइटेड नेशंस में अपने संबोधन में तमिल कवियों का जिक्र हो, कर्तव्य पथ के उद्घाटन में तमिल कवि का जिक्र हो, 2023 में नई संसद में राजवंश राजदंड के प्रतीक संघोल की स्थापना हो, जिसका केंद्र तमिलनाडु ही रहा है। अन्नामलाई ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह के सामने कहा कि बीजेपी 2024 में जीतेगी और पीएम मोदी ने हमेशा जिस तरह से तमिल भाषा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया है, वो खुद दिखाता है कि वो एक तमिलियन है और 2024 में भी एक तमिलियन ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और बीजेपी मिशन साउथ के तहत तमिलनाडु में अपनी सियासी जमीन खोजने में लगी हुई है, लेकिन ये राह बीजेपी के लिए नहीं है आसान। इसे जानने से पहले हमें तमिलनाडु की सियासत को समझना होगा। तमिलनाडु की राजनीति में आज तक सिर्फ 2 पार्टियां ही प्रमुख तौर पर नजर आई हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। डीएमके के सर्वेसर्वा करुणानिधि और एआईएडीएमके की नेता जयललिता फिलहाल दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। डीएमके की कमान करुणानिधि के बेटे स्टालिन के हाथ में आई, लेकिन जयललिता की पार्टी 2 भागों में बट गई। ओपीएस और ओ पन्नीरसेल्वम। एआईएडीएमके के बंटवारे ने डीएमके को तमिलनाडु में मजबूत होने का मौका दिया। आज ओपीएस तमिलनाडु में बीजेपी के साथ कांटेक्ट कर रही है। इसी के साथ तमिलनाडु में बीजेपी धीरे धीरे खुद को मजबूत कर रही है और एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पश्चिम बंगाल में किया था। तमिलनाडु में बीजेपी कैडर तैयार करने पर फोकस कर रही है, यानी कि बीजेपी खुद को राज्य में एक विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश में है। इसके पीछे बीजेपी का कॉन्फिडेंस है 2021 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। 2021 के इस चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली थी। हालांकि इस दौरान बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन था। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में डीएमके ने गठबंधन में रहकर 38 सीटें जीती थी और सबको चौंका दिया था, जबकि बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन 3.7% वोट पाने के बाद भी 0 पर सिमट गई थी। लेकिन सवाल ये है कि तमिलनाडु की सियासत में अपनी जमीन तैयार करने के लिए बीजेपी इन चुनावों में क्या कर रही है। बीजेपी ने इस बार 400 का टारगेट रखा है, लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी सिर्फ उत्तर भारत का सहारा नहीं ले सकती, उसे दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा। लेकिन बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि उसकी इमेज हिंदी बेल्ट की पार्टी वाली रही है, जबकि तमिलनाडु की सियासत का मिजाज हिंदी विरोधी रहा है और द्रविड़ आंदोलन से निकले करुणानिधि की पार्टी का सत्ता में होना अपने आप में सूबे का सियासी मिजाज बताने के लिए काफी है। ऐसे में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी को तमिलनाडु में सियासी जमीन खोजने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत तमिलनाडु में काम करना शुरू कर दिया। बीजेपी के बड़े नेता लगातार तमिलनाडु और दक्षिण के दूसरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई पद यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। एआईएडीएमके के गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी तमिलनाडु की छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रही है और नए सहयोगियों की तलाश में है।
पीएमके, एएमएमके, डीएमडीके, एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के लिए बीजेपी की बातचीत चल रही है। इसके अलावा बीजेपी तमिल मनीला कांग्रेस, आईजेके, पीटी, पुथिया निधि काची, आईएमकेएमके और टीएमएमके जैसी छोटी पार्टियों को भी अपने साथ लाने की कोशिश में है। साथ ही बीजेपी शहरी इलाकों में अपनी पकड़ बनाने में लगी है, क्योंकि कोयम्बटूर और मदुरै जैसे शहरों में यूपी और बिहार की एक बड़ी आबादी रहती है। बीजेपी का फोकस कल्चर, नेशनलिज्म, करप्शन और क्रेडिबिलिटी पर भी है, यानी कि काशी तमिल समागम को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए तमिल की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। करप्शन को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरती आ रही है और राम मंदिर और अनुच्छेद 370 हटाने के वादों को पूरा करके क्रेडिबिलिटी बना रही है। दूसरे दलों के नेताओं पर भी बीजेपी ने अपनी नजर बनाई है। हाल ही में एआईएडीएमके के 15 पूर्व विधायक बीजेपी में आए। कांग्रेस के कैडर, लीडर और वोटर भी बदल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी मजबूत पकड़ वाले नेताओं को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से राष्ट्र के बारे में चर्चा हो रही है, उससे इतना तो साफ है कि राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रनीति की बात करने वाली पार्टी की मांग बढ़ रही है। जबकि बीजेपी के लिए कर्नाटक और तेलंगाना के बाद मिशन साउथ का केंद्र अब तमिलनाडु है। बीजेपी के पास तमिलनाडु विधानसभा में अभी पार्टी के केवल 4 विधायक हैं, पर हौसलों की उड़ान 140 वाला दिख रहा है और वजह है अन्नामलाई। अन्नामलाई जातिगत समीकरण में फिट बैठते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई और एआईएडीएमके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी दोनों ही एक जाति से हैं। इसके अलावा हाल ही में अन्नामलाई ने तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्नादुराई के बारे में कुछ ऐसा कहा जिससे राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियां उनसे माफी मांगने की डिमांड कर रही थी, पर अन्ना ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अन्नादुराई ने हिंदू धर्म का अपमान किया। इससे हिंदुत्व एजेंडा जारी रहा। राजनीति में अब तक अन्नामलाई की छवि बेदाग ही रही है और उनकी ईमानदारी के कारण ही उन्हें सिंघम बुलाया जाता है। और वंशवाद के मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात की है, क्योंकि तमिलनाडु में 2 ही पार्टियों का वर्चस्व रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।